ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है। यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नए एपिसोड में झूठे आरोपों का स्वच्छ अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस, जहां पर हम पुरुषों की अनकही कहानियों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। वो कहानियां जिससे आप प्रेरित होकर के अपने आसपास में अतुल सुभाष या पुनीत खुराना को बचा सके और आप बच सके। हम ये मुहिम इसलिए चलाते हैं कि आपको इससे प्रेरणा मिले और आप चट्टान की तरह बन करके अपने केस को, मुकदमे को लड़ सके। यहाँ पर पूरे इर्द गिर्द में आप देखेंगे तो झूठे आरोप भरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सिर्फ एक ही तरफ देख रही है। वो जितने कानून हमने प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे वो उसको हथियार लेकर के उसके खिलाफ यूज कर रही है और सभी लोग मौन बने हुए, चुप बने हुए इसे देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यही चीज को आगे लाने की। और आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं और बहुत ही यंग एज में, उनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है और वे कई आर्थिक हालातों के साथ में संघर्ष करते हुए बड़े हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में झूठे आरोपों को भी झेला। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर जयश्री गुप्ता की। जयश्री गुप्ता जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि झूठे आरोपों के सच के अंदर में हम लोग आपकी आवाज को बाहर निकालने का काम करते हैं। वेलकम। Thank you so much, sir. You have taken me in this studio to be get this all things to be clarify and maybe I'll be get some support from you and also get the guidance how I can tackle and forward go ahead with this all. Thanks. Definitely, it would be our pleasure to be host you. So गुप्ता जी, थोड़ा सा हमें सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आप यदि हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी थिंकिंग कैसे हुई? सर, मैं बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मेरी स्टार्ट मेरी होती है, मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्विस करते थे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। गवर्नमेंट सर्विस उनकी 15 साल अभी बाकी थी। उसी टाइम उनको बीएसएस के थ्रू बाहर निकाल दिया गया और उस टाइम में मेरे फादर ने जितना हो सकता था अपने साइड से पूरा सपोर्ट किया, इस तरह पढ़ा लिखा करके कुछ अच्छी पोजीशन पे बना दे। लेकिन 12th में उस टाइम में 12th में ही था जिस टाइम में मेरे फादर की सर्विस ओवर हो गई और उसके बाद से फिर मैं स्ट्रगल का सामना करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं किसी तरह मैंने वहाँ पे करके अपना जीवन स्टार्ट किया। फिर फाइनली 1-2 साल 12th कंप्लीट करने के बाद फिर मैं छोटी मोटी जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई किया, तो बहुत अच्छा पता नहीं था कैसे क्या करना है, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे क्या होगा। फाइनली किसी फ्रेंड के थ्रू जो है मैं दिल्ली गया और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब छोटी मोटी करने लगा। तो वहाँ पे करते हुए कुछ दिन ही बीता अभी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बीमार हो गया। फिर ऐसे करके क्राइसिस करके धीरे धीरे चला। तो 2-3 साल मेरा दिल्ली में निकला। 2-3 साल के बाद फिर वहाँ से फिर मैं चला आया घर, कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो जाने की वजह से। फिर मैंने एक जॉब फिर मुझे दिल्ली में मिली। फिर मैं उसको लेकर के 2-3-4 महीने ही रहा मैं दिल्ली में। फिर उसके बाद फिर मुझे उठा करके मैसूर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर कुछ दिन वहाँ पे चला, फिर वापस आया। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं बैंगलोर जा करके कहीं जॉब करूँगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे भी नौकरी वगैरह मिली नहीं। 3-4 महीने काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, लेकिन वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से 3-4 महीने के बाद किसी ने नौकरी दी मुझे, तो 12,000 रुपये महीने पे रखा। फिर क्या एनीवे वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा करियर और स्लोली स्ट्रगल करते कई एक
कई कंपनियों में मैंने ज्वाइन किया, फिर छोड़ते पकड़ते कुछ 7 साल मैंने बैंगलोर में बिता दिया अपना। अच्छा। तो 2013 से लगा 2017 तक मैं बैंगलोर में रहा, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया, और जो है जॉब धीरे धीरे स्टेबल हो गई थी, अब ठीक ठाक चलने लगा था। तो 2017 तक मैं प्रॉपरली स्टेबल हो गया था, और सारी कुछ एक महिला से जो कि किसी ने दूर के रिश्तेदार थे, उन्हीं के टच से वो लड़की के घर वाले आते हमारे। उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी थी, चूँकि मेरे से भी ज़्यादा की थी वो लड़की, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन जो है BCA किया हुआ था उसने, फिर MA किया हुआ था, प्लस B.Ed किया हुआ था। हाँ जी। तो इतनी क्वालिफिकेशन थी, तो मेरे को भी लगा कि जो है अच्छे 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 एजुकेशन बैकग्राउंड से है, तो अगर जो मेरे साथ में रहती है तो वहाँ पे हो सकता है उसको भी जॉब वॉब कुछ करना होगा, या कुछ करना होगा तो मैं कुछ थोड़ा हेल्प कर दूंगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, वो करने लगेगी। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि गुप्ता जी आपने अपनी शुरुआत की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किए। पापा की जॉब भी बहुत अच्छी नहीं थी, उन तो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, और उसके बाद में आपको पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जॉब भी आपने बहुत कम सैलरी से शुरू करी, और बेंगलोर जैसी जगह में जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की जरूरत होती है, तो वहाँ पे आपने इंग्लिश, और आज मुझे लगता है आज आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तो आपने ये सब कुछ किया, और फिर बाद में आपको एक शादी का अच्छा प्रपोजल आया एक बड़ी पढ़ी लिखी महिला से। तो उसके बाद क्या हुआ? तो अब उसके बाद फिर वो हमारे घर पे कुछ शादी हुई, कुछ 15 दिन में रुक करके फिर मैं चला गया वापस बैंगलोर। मैं बैंगलोर चला गया, मुझे लगा कि शायद कहीं वहाँ पे मतलब प्रॉपर एक रूम की व्यवस्था कर दी जाए, जहाँ पे मैं फैमिली को लेकर के साथ में रह सकूँ। तो मैं सारा कुछ वापस गया, मैं बैंगलोर कुछ 1-2 महीने मैंने जॉब किया, रूम वगैरह की व्यवस्था हो गई। उसके बाद फिर मैं अपनी वाइफ को मैंने फ़ोन किया कि अब मैं तुम्हें अभी लेकर के आकर के रखना चाहता हूँ अपने साथ। तो फिर वो कहने लगी कि मुझे यहाँ अभी नहीं रहना, मुझे अपने मायके जाना है, और कुछ रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और उसमें मैं जाना चाहती हूँ। तो चूंकि मेरी वाइफ जो है वो भी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं लोग, लेकिन उनके फादर जो है सर्विस करते थे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सर्विस करते थे, तो वो वहीं पे उनका जन्म कर्म और सारा कुछ वहीं पे था। तो ये हमारे घर से जब 2 महीने रह करके, 3 महीने रह करके हमारे घर से वापस गई अपने मायके, तो वहाँ पे जाकर के तकरीबन 6 महीने रही। और इस 3 महीने के कार्यकाल में मेरे घर में जिस टाइम में रही, उस बीच में जो है उसके ढेर सारी हरकतें कुछ अजीब थी। जैसे खाना वाना बनाना, तो खैर जो भी था जैसे भी था उसे आता तो था, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कुछ गड़बड़ हो गई, तो कभी किसी ने बताया, समझाने की कोशिश की कि भाई ये बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उस बात पे उसका रिएक्शन बड़ा अजीब और गरीब रहता था। जैसे अगर जो चाय उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें अगर जो चीनी अगर जो ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने बताया मेरे फादर ने कि भाई चीनी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके, तो उस पे चाय को लेकर के मुंह पे मार देना। ओह माय गॉड, मतलब वाइफ आपके ससुर के ऊपर में चाय मार दी की हरकतें, किचन जाकर के पटक एकदम से कुछ न किस तरह में करना कि हाँ, इस तरह की हरकतें थी उसकी। और कभी जैसे खाना बनाया, तो खाने में जैसे थोड़ा चीज़, जैसे कभी रोटी जल गई या कुछ हो गया, तो बेटा कैसे बनाया है, थोड़ा सा इसको ठीक करो। तो ऐसा कुछ कभी मदर ने बोला, तो उसको लेकर के घर पे हंगामा कि तुम लोगों को तो हमारा घर का पसंद ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेकर के, तो इसका मतलब है कि तो खैर ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी उसका आचरण या संस्कार बोले चाहिए इस तरीके के नहीं थे कि वो एक घर में से दूसरे घर में जब जा रही है, तो उसे वहां के वातावरण, वहां के माहौल को एडजस्ट करके, समझ करके अपने आप को ढालना, बल्कि वरन वो उसका निगेटिव रूप से डिफेंस करती थी, हर चीज के अंदर में निगेटिव लेती थी, जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, ओके। तो ऐसा कुछ 2 महीने तक चला था। उस बीच में इसका भाई एक दिन आया था हमारे घर पे, तो जैसे कि अब इससे बोलने पे तो कुछ अगेंस्ट ऑफ, मतलब कुछ उल्टा आंसर मिलता था हमें। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है कि इनके भाई को कुछ बताया जाए बातें, तो हो सकता है बैठ करके समझाए, या फिर चीज़ें थोड़ी कुछ पॉजिटिव हो जाए। जी। लेकिन वहाँ पे समझाने का कुछ उल्टा ही, और भी उल्टा असर पड़ गया।
तो 3 महीना जब कंप्लीट हुआ, 3 महीने के बाद वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद फिर वहाँ पे जा करके कुछ 6 महीने वहाँ तक वहाँ पे रही। मायके मायके मतलब वो गोरखपुर में नहीं, वो अपने मध्य प्रदेश जहाँ पे उसके फादर सर्विस करते थे वहाँ चली गई। बराबर। और वहाँ पे 6 महीने रही। अच्छा। उस टाइम में मैंने अपने अपने बैंगलोर बुलाने की कोशिश की तो वहाँ नहीं गई, और ये अपने मायके चली गई, जाकर के 6 महीने रही वहाँ पे। उसके 6 महीने के बीच में तकरीबन 3 महीने पे एक बार, फिर 1 महीने के बाद फिर एक बार, फिर मतलब 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई अब शादी हो गई है, हमारे घर की बहू है, हमारे घर की है, तो उसको हमारे घर आप रहने दो। तो मैं भी ऑब्जेक्शन कि अरे ठीक है, आई है, पहली बार आई है तो रहेगी कुछ दिन। तो 6 महीने पूरा निकाला उसने वहाँ पे। 6 महीने के बाद अब जब मैंने बीच में बात किया उससे आने के लिए, तो वो कहती है कि मैं आपके मायके में नहीं जाऊंगी, मतलब मैं आपके ससुराल में नहीं जाऊंगी हैं, मैं वहाँ पे एक दिन भी नहीं रुकेंगी, और जो है आपके वहाँ पे जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, अब तुम्हें हमारे साथ जाना है, चलो साथ रहो। तो फिर जो है मैंने फ़ोन करके उसके पेरेंट्स को बोला, फिर तब जाकर उन लोगों ने वहाँ से भेजा इसको। तो दिसंबर 2017 में वो हमारे घर पे वापस आई, मध्य प्रदेश से। फिर आई, एक दिन रुकी वहाँ पे, दूसरे दिन ही मैं वहाँ से घर से लेकर के इसको बैंगलोर चलाया। वहाँ पे रहने लगी तो वहाँ भी उसके आचरण बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं स्टार्ट से बैचलर ही रहा था, तो मुझे भी उतनी समझ नहीं थी कि फैमिली में हर चीज़ें एकदम से एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि शादी का पहला समय था, मुझे भी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी कैसे क्या है। तो खैर एनीवे, मैं भी थोड़ा सा जैसे बैचलर लाइफ थोड़ी सी रहती है, तो बैचलर टाइप की तरह मैं भी थोड़ा सा रह रहा था। एनीवे, वो चीज़ें जो थोड़ी सी कंक्लूड होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें कभी कंक्लूड नहीं हुई मुझे उसके साइड से, कि अगर जो उसको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे नहीं, अब ऐसे तरीके से रहना ज़्यादा सही है। तो अपने साइड से भी कुछ उसने कभी मेरे को गाइड नहीं किया, ना कुछ बताया। खैर एनीवे, जैसे भी चल रहा था, तो जैसे कुछ 6-7 महीने तकरीबन वहाँ पे निकले मेरे बैंगलोर में उसके साथ। तो ये जो टाइम रहा 6 निकले, उस टाइम में बीच में वो गया। ये आपका अच्छा कार्यकाल रहा, मतलब अच्छा समय रहा 6-7 महीने का? नहीं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसे पेरेंट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, मेरे पेरेंट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, और उसके साथ साथ जो है जैसे क्या है कि एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो जैसे अब मेरी जो हैसियत है, ठीक है, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ों में मेरी हैसियत को ये दिखाना कि भाई तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं है इस चीज़ की, मतलब ललकारना, चैलेंज करना, ये चीजें चैलेंज करना, चैलेंज करना, वो करना है कि आपकी हैसियत अच्छी नहीं है, मेरी हैसियत ज्यादा है, और एक एटीट्यूड शो करना, और एक मेरी हैसियत करना, एक ऐसा एटीट्यूड बना लेना कि कोई भी मुझे कुछ कहे ना, यानी मैं जो कर रही हूँ जैसा कोई कुछ करने दो, और तुम्हारे माँ बाप भी कुछ नहीं कहेंगे और तुम भी कुछ मत कहो। करेक्ट? हाँ, बस कुछ ऐसा। हाँ, तो इस बीच में क्या हुआ कि उस 6 महीने के बीच में एक आध बार मेरे सालों से मेरी बात हुई, तो वो लोग कहना चाहते थे कि जो है मैं आना चाहता हूँ बैंगलोर, मैं आके घूम के जाऊँगा, मैसूर घूम के जाऊँगा। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, कह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ करके घूम के जाएंगे। तो जो है क्या होगी, कुछ दिन के बाद फिर जो है प्रेगनेंसी का टाइम इसका स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही थी। प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही थी कि चूँकि मैं घर में रहता नहीं था, और वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम मतलब अगल बगल के लोग हिंदी जानते नहीं हैं। फिर कुछ जैसे सामान खरीद करके लाना है, तो वहाँ थोड़ा कस्टमर जैसे दुकानदारों से डील करके कुछ सामान खरीद करके ले आना, ये सब चीज़ों में उस लड़की को प्रॉब्लम हो रही थी। बाहर जा करके कुछ खरीद फरोख्त करना, या फिर कुछ जनरल जो डेली वेज में जो चीज़ें होती हैं करना, अपना मतलब अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, वो चीज़ें उसके लिए मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी और थोड़ा और भी ढेर सारी चीज़ें थी, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो और मैं रहता नहीं था, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे घर से बाहर रहो, तो उस टाइम में
प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, सडनली हॉस्पिटल जाना पड़ गया, या फिर कोई ऐसी कोई बात हुई अचानक से, कुछ 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 ऐसी जरूरत पड़ गई तो कुछ करना पड़ा, तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल मेरे को भी नहीं फील हो रहा था, और उस लड़की को भी कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था कि जो है वो वहाँ पे वो कर पाए, सर्वाइव कर पाए। बराबर। तो मैंने उसको एक सजेशन दिया कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और 2-3 महीने और बचा हुआ है प्रेगनेंसी का, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मतलब जो है मेरे पेरेंट्स के घर पे चली जाओ और वहाँ पे जा करके वहीं पे रहो। अब वहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर करने के लिए लोग भी हैं, और चीज़ें थोड़ा प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। तो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ये वो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको कैसा सही लगेगा? तो कहती है मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मायके चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायके में अगर जो तुम्हें कोई टेक केयर करने वाला है तो वहाँ चले जाओ, लेकिन तुम्हारे मायके में तो कोई नहीं रहता गोरखपुर में, फिर या तो फिर मध्य प्रदेश जाओगी। तो फिर कहती है कि ठीक है, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ और जैसा होगा चले। तो उसका भाई आया, कुछ 10 दिन हमारे यहाँ रुका रहा था। उस बीच में जैसे घूमने के लिए वो कह रहा था, तो जगह जगह उसको मैं घुमाने के लिए ले गया, मैसूर बैंगलोर में भी कई जगह ले गया, घूमना हुआ खूब। उसके 10 दिन बीतने के बाद फिर कुछ मेरी ये भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो है भाई मैं इसको इसके मायके भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे कैसे व्यवस्था होगी, कैसे नहीं व्यवस्था होगी, या फिर मेरे घर पे जा रही है तो कुछ व्यवस्था उसको कुछ गड़बड़ी लगे, कुछ इसके पास ना हो। तो 20-30 हज़ार रुपये मैंने अपने जेब में रखे थे कि भाई मैं इसको दे दूंगा, और ये लेकर के जाएगी तो हो सकता है इसको कहीं जरूरत पड़ जाए कुछ, तो यूज कर लेगी अपना। तो मैंने अभी रखा ही था, कुछ देने को ही था। तो जाने के 2 दिन पहले ही मेरे साले ने मेरे को ऐसा ट्वीट किया, कहता है कि जीजा जी आप क्या करिए कि मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, और मैं इसको लेकर के जाऊंगा अपने घर पे रखूंगा गोरखपुर में, और जो है वहीं रहेगी, और कुछ दिन के बाद फिर जो है प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम के बाद फिर ये चली जाएगी। तो अब 50,000 रुपये मांग रहा था, तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन फिर मेरे को लगा कि अब उसने मुंह खोल के जब बोल दिया है तो कैसे उसको मना कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहीं से उधार लेकर के 45,000 रुपये मेरे पास हुए, मैंने उठा करके उसको दे दिए। तो उसके बाद उसके टाइम में भी मैंने पूछा इससे, मैंने कहा कि ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ? तो कहे नहीं उसको ही दे दीजिए। तो उसके हाथ में मैंने पकड़ा दिए, दे दिए। उसके बाद फिर जो है यहाँ से टिकट विकट करके इसको मैंने घर वापस भेजा। यहाँ से गई वो अपने घर, तो घर नहीं गई, मतलब गई गोरखपुर, पहले स्टेशन पे उतरी, तो गोरखपुर में इसका भी घर है, गोरखपुर घर है। तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि इन्होंने पैसे आपसे इस बात के लिए कि हम इसकी डिलीवरी करवाएंगे और हमें कुछ खर्चे के पैसे दे दीजिए, हम अपने घर ले जा रहे हैं, और ऐसा बोल के वो अपने घर न ले जा करके आपके घर में छोड़ दिया और पैसे अपनी जेब में रख लिया, बराबर? हाँ, बस ऐसा किया इसने। ओह माय गॉड। ओके, फिर अब उसके बाद फिर वो हमारे घर पे रहने लगी, तो वही पुरानी हरकतें इसकी, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बातें कह देना, कर देना घर पे। तो जो है इसने कई एक बातें ऐसी की, और जो है उल्टी सीधी बातें भी बोल दी। फिर उसके बाद एक दिन इसका बर्थडे था, जून में पड़ता था। तो जून में क्या हुआ कि इसका बर्थडे पड़ा। बर्थडे में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा था थोड़ा इसको, मतलब जैसे मैं तो था नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सोचा इसको सरप्राइज देने के लिए, मतलब वही मॉर्निंग से कुछ बताएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, और एंड ऑफ द मोमेंट 8:30 शाम को कुछ केक वेक ला करके थोड़ा काटेंगे, थोड़ा सा इट विल बी समथिंग सरप्राइजिंग फॉर अस। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने शाम से सवेरे तक कुछ नहीं किया, कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, किसी ने थोड़ा सा विश भी नहीं किया इसको। तो उस चीज का टेंस इसके में बना था, तक नहीं बनाया, और जो है शाम को भी खाना इसने नहीं बनाया। फिर शाम को थोड़ा सा जो है जब इसने नहीं बनाया, तो थोड़ा लोगों ने थोड़ा सरप्राइज देने के लिए लोगों ने इसको कि जो है शाम को इकट्ठा कुछ ऐसा करेंगे और जो है थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। तो वो लोगों ने शाम को जो है केक मंगाया, बाहर से खाना मंगाया, सब कुछ करके उसके बाद इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया उस दिन। तो सेलिब्रेट कर लिया बर्थडे, तब जाकर के इसका मूड चेंज हुआ वहाँ पर उस दिन। उसके बाद फिर ऐसे ही चल रहा था, कुछ दिन और चला ऐसे ही, लेकिन इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। फिर सितंबर 2018 में मेरा बच्चा जो उसका जन्म हुआ, वो नॉर्मल डिलीवरी थी, ऐसा कोई ऐसा अमाउंट हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुआ था। बराबर।
वैसे कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़े हम लोगों को, लेकिन फिर भी दवा का खर्च जो छोटा मोटा आता है वो चेंज हुआ। तो वो सब चीज़ करके उसके बाद फिर बच्चा रहने लगा घर पे मेरे। कुछ एक हफ्ता ही बीता था तभी मेरी जॉब छूट गई। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे को घर से फिर वापस जाना चाहिए, जा कर के जॉब देखनी चाहिए। तो फिर मैं इसको लेकर के गया बैंगलोर गया जनवरी 2019 में। लेकर के गया मैं, और लेके गया उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद फिर जो है मेरे साथ वो रहने लगी, तकरीबन 1 साल ये रही मेरे साथ। जनवरी 2020 तक रही मेरे साथ। जनवरी 2020 में ये फिर कहने लगी कि मेरी बुआ जो है वो उसकी लड़की की शादी है फरवरी में, तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं भी उसी टाइम में मेरी जॉब का थोड़ा सा स्टेबल चल नहीं रहा था, लग रहा था कि छूट जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको पहले छोड़ करके आते हैं घर, फिर देखते हैं सब। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मुझे वो चेन्नई भेजने वाले थे कंपनी वाले। तो मुझे लगा कि जो है मैं चेन्नई जाऊंगा तो ये यहाँ पे भी ऐसे भी रहेगी तो करेगी क्या। मेरे को ऐसा है प्रॉपर ये होगा कि इसको ले आकर के छोड़ ही देते हैं घर पे इसको ले आकर के मैंने छोड़ दिया। तो जनवरी में आकर के रहने लगी, कुछ 10 दिन 15 दिन रुकी मेरे पास, हमारे घर पे मम्मी पापा के पास। और कुछ 14 फरवरी को शादी थी 2020 में, और 10 फरवरी को इसका भाई जो है, बच्चा भी था, तो पूरी प्लानिंग के साथ ये इसका भाई आया हमारे घर पे। तो घर पे आया तो जो है उसने क्या बताया कि ये अरे क्या बोलते हैं, कहता है कि मुझे शादी है हमारे बुआ की लड़की की, तो मैं लेकर के जाऊंगा इसको। तो लेकर के हमारे घर से उसके बाद फिर चला गया। उस टाइम में जब ये गई है तो अब मेरे रूम में तो कोई घुसता नहीं था, उधर वाले रूम में ना ही कोई आता जाता था उधर। तो जो भी उसकी अलमीरा में गहने कपड़े, अच्छे कपड़े रखे हुए थे, जो भी मतलब नए कपड़े थे, जो भी बच्चे के सब्जेक्ट में कितने भी नए कपड़े आए, कुछ ज्वेलरी, बच्चे के लॉकेट वॉकेट, कुछ कड़ा वगैरह रखा हुआ था, सब अपने बैग में भरा। एक बैग में सारे ज्वेलरी और सामान, और दूसरे बैग में बच्चे का कपड़ा और ज्वेलरी और सामान, और सब लेकर के, और उसके बाद 2 बैग गाड़ी में रखा और लेकर के वहां से चले गए। और उस टाइम में मेरे पेरेंट्स जो थे उनमें जब विदाई किए, तो उस टाइम में जैसे नॉर्मल विदाई होती है, पहली दूसरी बात तो लोग थोड़ा सा लड्डू और ये सारी चीजें जो देते हैं विदाई का सामान, तो वो सब करके उन्होंने दिया और दे करके गई यहाँ से। वो लेकर के गई और प्रॉपरली विदाई हुई, घर पे गई अपने। उसके बाद फिर वहाँ पे रहने लगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे शादी में हम लोगों को भी इनवाइट था, तो मेरा भाई गया था वहाँ पे उसके घर पे। कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर कभी कोई ऐसी बात हुआ, हंसते खेलते हुए फोटो और ये सारी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, सारी कुछ चीज़ें। उसके बाद फिर जो है शादी में 14 तारीख को अटेंड करने के बाद मेरा भाई आ गया फिर वापस। उसके बाद कुछ 10-15 दिन के बाद ऐसा हुआ कि भाई वो गए हुए भी हो गया 15-20 दिन, और घर पे भी अब थोड़ा जरूरत है, तो घर पे ही आ जाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब वो मायके में कितना दिन रहना है, कोई मतलब तो है नहीं वहाँ पे। तो मेरे घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था। मेरी मदर है तो वो थोड़ी बीमार रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा लगा रहता है, तो मैं लगा कि बुला लेना चाहिए। तो मेरी मदर ने फोन करके अप्रोच किया कि भाई आ जाओ हमारे घर पे। तो उसने कहा कि ऐसा है, पंडित से डेट दिखवाना पड़ेगा, तुमको बताते हैं। तो कितना टाइम लगेगा? तो भाई ठीक है, 1 हफ्ते टाइम दे दी। 1 हफ्ते के बाद फिर जो हम लोगों ने कॉल किया, फिर पूछा, तो फिर कहते हैं कि ऐसा है, वो अभी खरमास लगा हुआ है, तो अभी 15 दिन के बाद अब देखते हैं। तो 15 दिन बीत गया, फिर वो भी खत्म हो गया। तो फिर पूछा गया तो भाई क्या करना है, तो अब कहते हैं कि नहीं अभी कुछ दिन और छोड़ दीजिए, तो देखते। फिर 15 दिन फिर छोड़ दिया गया। ऐसे करते करते तकरीबन जो है अप्रैल मई भी आधा निकल गया। आधा मई निकल गया, तो उसके बाद फिर हुआ ये कि मेरा भाई एक दिन गया उसके घर पे। तो उस टाइम में, उस बीच में फिर हम लोगों की, मैं जब बात करता था इस लड़की से, तो जो बड़ा अपोजिट आंसर देती थी मेरे को, ये मतलब उल्टे सीधे आंसर देना किसी बात को। मैंने कभी बोला कि भाई अब घर चले जाओ, तो उसमें कहेगी मैं घर क्या करूंगी जा करके, मेरा घर थोड़ी है। अच्छा। मैं नेट पे इसके सब्जेक्ट में कुछ सर्च किया, तो मुझे एक फैमिली का नाम सामने आया, सेफ इंडिया फैमिली। अच्छा।
फिर मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे कनेक्ट किया, कुछ लोगों से जानने की कोशिश की इसके बारे में, क्या होता है तलाक, क्या होता है, क्या तलाक हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या ये फैमिली मैटर में भी क्या कोर्ट केसेस चलते हैं, क्या लंबे चलते हैं, क्या चीज़ होता है, कैसे चलता है, कैसे ही पैसे बच जाते हैं, क्या होता है, किस तरह से पैसे बनते हैं, क्या चीज़ के पैसे बनते हैं। तो लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसा है कि पहली बात तो ये कि अगर जो लड़की अपने मायके में जाकर के रह रही है और कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप एक बार जाओ और अप्रोच करके ले आओ लड़की को। सही बात है। तो फिर मैंने वो चीज़ें बताई कि ये इस तरह से व्यवहार कर रहा है, कि चूंकि मेरा भाई एक बार दो बार गया था वहाँ पे, तो एक दो बार गया बीच में, तो उसके साथ भी बदतमीजी वजह व्यवहार किया इन सबों ने। तो ये भी चीज़ें बताई सेफ इंडिया फैमिली में कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, ये एक गंदा मैटर है, और जो है जो इस तरह से व्यवहार कर रही है वो लड़की, तो आपको उसके घर नहीं जाना चाहिए, आप उसके घर जाना बंद कर दो। तो कुछ मई के बाद फिर जून बीत गया, जून आधा, हाँ मई जून का आधा बीत गया। फिर 22 जून को मैंने इसको लास्ट एक बार फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई ये बात क्या है, तुम्हें घर जाना है नहीं जाना है ये बताओ। कहती है कि अब आप आएंगे तब ना मैं जाऊंगी, आप आएंगे तब ना मैं जाऊंगी। मतलब मेरे को चढ़ाया जा रहा है कि आप आओ घर पे। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से चढ़ाया जा रहा है। मैं बैंगलोर से फ़ोन कर रहा हूँ, तो कहती है आओ घर पे तो मैं बात करूंगी, और बात करना है मुझे। मैंने कहा कि बात क्या है वो, मैं 2-4 लोगों को बुला देता हूँ, बैठ करके बात कर लेते हैं, मैं व्हाट्सएप कॉल पे आ जाता हूँ, बात कर लेते हैं, क्या है बात समझ लें। कहते कि नहीं वो अब आप आओगे घर पे तो बैठ करके बात करेंगे। तो मैंने कहा कि घर पे मम्मी की तबीयत खराब है, तो वहाँ पे जाना तुम्हें नहीं सही लग रहा है। तो कहती है कि इतना उनसे हमारा क्या मतलब है, उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जो है मैंने कहा मतलब कहने का मतलब कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। घर पे मदर की तबीयत खराब है तो आपको जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई हेल्प नहीं करनी है उनकी, घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या सूझ रहा है। सही बात। कहती है कि उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, आप आओगे तो बात होगा, तब हम लोग आगे बात करेंगे। तो जून के यही मैंने बात की। उसके बाद फिर मैं 22 को मैंने बात की और गाड़ी पकड़ा, और जो है मैं सीधा चलाया गोरखपुर 23 जून 2020 को। तो फिर मैं आने के बाद फिर उसके बाद उनके घर वालों से फ़ोन कर करके हम लोग शेड्यूल ले रहे हैं कि कौन से दिन आए भाई, बात करके कौन सी बात है वो बड़ी वाली बात करके उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो एक दिन बात किया, कहते हैं कि नहीं आज नहीं खाली हूँ, फिर दूसरे दिन फिर बात किया नहीं खाली हूँ, फिर तीसरे दिन फिर बात किया नहीं खाली हूँ। ऐसे करते 28 जून हो गई। 28 जून को मैंने प्लान किया था कि 2-4 हमारे सामाजिक लोग थे और अगल बगल के लोग थे, तो लोगों को लेकर के ये घर पे जाने वाला था। बात किया, सारा कुछ शेड्यूल हो गया था कि दूसरे दिन जाना है। फिर शाम को 10 बजे इसका भाई जो है बहुत बदतमीज टाइप का है, इसका भाई प्रदीप का नाम उसका। तो उसने किया कि उधर क्या 10 बजे रात में वो कहता है कि हम लोग घर पे कोई लोग है नहीं, तो कल आप लोग मत आइएगा। अच्छा, ऐसा बात करके मना कर दिया उसने। फिर उसके बाद फिर एक दिन फोन किया मैंने, तो फिर अब कहता है कि मैं नहीं, तो मैं क्या है, तो कहता है कि नहीं वो बात अब तब होगी जब जो है शादी में जितने बाराती आए थे सब आएंगे तब बात होगी। तो मैंने कहा कि कौन थे बाराती, तो बाराती लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, मतलब फिर से एक बार फिर से शादी के लिए आना पड़ेगा तुम्हारे घर पे। ये ऐसे ही बात कर रहा है वो, ऐसे बात करे, उसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। इस तरीके से बात कर रहा है वो, उसके बाद की रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। तो ये जब सारा इतना ड्रामा हो गया, तो फिर हुआ ये कि मेरे को मैंने अपने भाई को बोला कि भाई एक बात बताओ, इस बीच में तुम्हारी 10 या 15 बार उन सबों से बात हुई है, मदर भी मम्मी भी कई बार बुलाई है उसको आने के लिए। वो चीज़ ऐसा है, मेरे पास तो बिजनेस फोन है, ये हमेशा रिकॉर्ड पे रहता है, तो 3-4 महीने की रिकॉर्डिंग्स तो मेरे पास होंगी, तो पिछले 4-5 महीने की रिकॉर्डिंग्स तो उसके पास थी। तो फाइनली एंड ऑफ द मोमेंट मेरे को यही समझ में आया कि मैं बैंगलोर से उतनी दूर से आया हूँ यहाँ पे, तो कम से कम एक बार जा करके अपने बच्चे से मिल लूँ, इससे मिल लूँ। हो सकता है रियल में कोई समस्या हो और जो बताना चाह रही हो, और मैं कुछ समझ करके बैठ के कुछ बात हो जाए और वो आने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं गया वहाँ पे, मैं इस बातों को सोच समझ करके, मेरे को लगा कि जो है जो मना कर चुके हैं, मेरा बच्चा है, कम से कम मैं देखने के ही चला जाता हूँ। तो मैं 1 जुलाई 2020 को मैंने प्लान करके मैं उसके वहाँ पे घर पे गया। लेकिन चूंकि मैंने जब कुछ लोगों से जब इसके बारे में पूछा, तो लोगों ने बताया कि भाई ये थोड़ा सा मैटर गंदा है, अकेले मत जाना, और कुछ महिलाओं को लेकर के जाओ, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया होगा।
बराबर। बाकी कुछ अता पता नहीं है आज की डेट में ये लोग क्या करते हैं कि झूठे रेप के केस तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, छेड़खानी के केस तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। यस तो यस। चूंकि मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा ओपन माइंड से मैं अपने पेरेंट्स को लेकर के, मैं अपने फादर को लेकर के चला गया वहाँ पे। मेरे फादर काफ़ी बूढ़े हैं, एज बराबर। काफ़ी हो गई। तो उनको और मैं अपने भाई को एक लेकर के, अपने छोटे भाई जो थे उनको लेकर के मैं गया वहाँ पे। गया तो पहले तो उनके पहले तो उनके गांव वाले घर पे गया जहाँ पे वो लोग रहते थे पहले। तो वहाँ पे पता चला कि वो लोग कल ही की डेट में वो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर के एक नया मकान उन्होंने बनवाया है दूसरी जगह, वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। वो थोड़ी दूर पे था, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे। बराबर। तो बेटर है कि आप वो लोग वहीं पे चले जाइए। तो गांव वाले घर पे क्या है कि एक उसके चाचा रहते थे, तो थोड़ी देर हम लोग बात बात करने लगे थोड़ी देर तक। हमने चाचा से भी उसके रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा है, अब भी चलिए साथ में, हाँ हो जी। सकता है कोई बात है, कुछ समस्या है तो समझा जाए, तो आप भी रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि जो है बात को बराबर। समझा जाए क्या है बात, क्या है आखिर में। हम्म, और उस चाचा के लड़के थे 1-2, तो जो है उसके चाचा ने कहा कि ऐसा है, आप जाइए, हमारे लड़के चले जाएंगे वहाँ पे। बराबर। तो एक सोच समझ करके हम लोग फिर क्या हुआ कि चलो चलते हैं, 1.5 किलोमीटर यहीं पे आगे है, तो चलते हैं हम। तो गए हम वहाँ पे गए तो पहले मतलब किसी ने मेरे को ये भी राय भी दिया था कि भाई उसके घर में अंदर जाकर के मत बैठना, लेकिन पता नहीं क्या मेरा मूड था, हम लोग अंदर चले गए, अंदर जाकर के बैठ गए रूम में। बराबर। तो रूम में बैठ गए तो जैसे एक होता है ना कि भाई हमारे घर में मेरे घर का दामाद आया हुआ है, हाँ जी। तो दामाद की इज्जत होती है, तो उसमें चाय पानी और भी मिठाइयाँ और सारी व्यवस्था करते हैं लोग कि जो है भाई कोई कोई हमारे घर का ऐसा इज्जतदार आदमी आया हुआ है जो हमारी घर की शान है, बराबर। ठीक है, हमारी लड़की का हस्बैंड है वो। तो उस तरह की इज्जत लोग करते हैं हर एक घर पे। लेकिन वहाँ पे ना ही चाय पानी की व्यवस्था कोई थी, किया था इन लोगों ने, ना ही कुछ ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं थोड़ी देर, मैं तो एक तरीके का जबरदस्ती वहाँ पे बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था मेरे को। बस मैं गया, थोड़ी देर बैठा था, और बच्चा वहाँ पे था तो बच्चे को थोड़ी देर तक खिलाता रहा मैं। थोड़े वीडियो थे उसमें मेरे मोबाइल में, तो वो चल रहे थे, बच्चे को कार्टून वीडियो थोड़ी देर दिखा था, आधे घंटे तक मैं बच्चे को खिलाता रहा। मैं था, मेरे फादर थे, थोड़ी देर तक ऐसे करते रहे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो लड़की आएगी सामने, अभी आएगी कि एक आध बार 2 बार टोका भी हम लोगों ने कि भाई उसको बुलाइए, क्या बात है, समझा जाए कुछ, क्या है क्या नहीं है। तो सब इग्नोर कर रहे थे। तो आधे घंटे तक रुकने के बाद फिर जो है वो ऊपर वाले फ्लोर से आई, आकर के मेरे सामने आकर के बैठ गई। ऐसे उटपटांग बातें बोलती है, कहती है क्या हुआ, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे। तो ऐसा बोला मेरे को, तो बड़ा अजीब लगा मुझे वही पुरानी बातें याद थी कि भाई मैंने 22 जून को इससे बात किया था, तो कह रहे थे कि आप आ क्यों नहीं रहे, आकर के मुझे ले क्यों नहीं जाते। तो मैंने वही बात बोली कि मैंने 22 जून को तुमसे फोन पे बात किया था, तुमने बोला कि जो है आप आ क्यों नहीं रहे, आकर के मुझे ले क्यों नहीं जाते। तो वही बात मैं समझ करके आया हूँ, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। कहती है वो यहाँ पे मुझे बात करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा कि क्या बात है जो करने की जरूरत है। अगर जो बात कुछ करना है तो बैठ के बात भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे घर वाले सारे लोग हैं, तो बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ बात है तो समझ लिया जाए। तो कहती है कि नहीं, आप जो है ढेर सारी बातें इधर उधर कहे हैं। तो मैंने कहा क्या बातें कही है मैंने, वो समझना चाहता हूँ मैं। तुमसे किसी ने बोला होगा, वो तीसरे आदमी की बात को तुम समझ करके बोल रही हो, कुछ मैंने कहा है वहां पे, लेकिन वो तीसरे आदमी ने जो तुमको बताया है वो बात मुझे भी तो बताओ, आमना सामना तो हो कि मैंने क्या कहा है, मैं जानूं तो सही मैंने क्या कहा है। कोई ऐसी बात कही, कुछ कहा है, कुछ ऐसी बातें बोली है तो वो समझ में आए। तो वजह से कोई रिप्लाई नहीं थी उसकी। कहती है कि नहीं, अब तो बाराती लोग आएंगे, जितने लोग आए थे शादी में, तो वो लोग आएंगे तो बात होगी। तो मैंने कहा मतलब एक बार फिर से तुम्हारे घर पे बारात लेके आना पड़ेगा तब बात होगी। हाँ, तो कहते हैं यही समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि तो फिर अभी तुमको चलना नहीं है, कोई प्लान नहीं है चलने का। कहती कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, जब तुमको जाना ही नहीं है और मुझे बुलाया था, मैंने आकर के अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है।
तो हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं उसके घर से, पूरी चीजें रिकॉर्डिंग है फोन में, रिकॉर्डेड, मेरे फोन, मेरे पास रिकॉर्ड था, फोन लगा हुआ था रिकॉर्ड में। तो उन सबों को कुछ अंदेशा था कि ये फोन पे कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो उन सबों ने पहले फोन पे अटैक किया मेरे। तो मैं ऐसे कह करके बस मैंने कहा कि ठीक है हम लोग चल रहे हैं। तो इतने पे क्या कहता है, उसका भाई वहां पे बैठा, वो कहता है कि आप लोग फोन पे रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, सारी चीजें रिकॉर्डेड है। तो उसने क्या किया कि जो है अचानक से मेरे फोन पे हाथ लगाया। तो मैंने हाथ से अपने अपने पॉकेट से फोन ऐसे निकाल करके एकदम से अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा देखो फोन नहीं टच करना, तुम्हें जो बात करनी है बात करो, नहीं बात करनी है तो हम लोग जा रहे हैं शांति से, ठीक है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अगर जो तुम्हें नहीं करना है तो ठीक, फोन को मत छूना। तो उसने हाथ से मेरे फोन छीन लिया, छीन करके उसका कहता है देखो देखो रिकॉर्डिंग लगा, देखो रिकॉर्डिंग लगा। उसके बाद फिर उसके हाथ से मैंने फिर वापस अपना मोबाइल वापस छीना, और जो मैं सीढ़ी से उतर करके नीचे आने लगा। नीचे उतर के आया, जैसे ही बाहर आया तो मैं देख रहा हूँ बाहर उसने 4-5 लड़कों को खड़े कर रखा है, उसके चाचा के 2-4 लड़के, जो मैंने उसके गांव पे 2-4 लड़कों से बात किया था, वो चाचा के 2-4 लड़के वहां पे बाहर घूम रहे हैं मारपीट करने के लिए। अच्छा। तो मेरे फादर वृद्ध थे, तो मैं किसी तरह छुड़ा करके वहां से भागना चाहा, तो मैं भागे भी पा ही रहा था, तब तक जो है मेरे को पकड़ लिया उन सबों ने। उसके बाद फिर मोबाइल जो है मेरे भाई के हाथ में चली गई थी, तो उसने लिया हुआ था अपने हाथ में मोबाइल, मेरे भाई ने। वहां पे गाली गलौज ये करना स्टार्ट कर दिया इन सबों ने, इसकी बहन गंदी गंदी गालियां दे रही है, ना मर्द हो तो ये वो दुनिया भर की चीजें, और उसके बाद फिर उल्टी सीधी बातें कर रही है। और उसके बाद फिर क्या किया कि जो है मेरा दिमाग तो यही समझ में आ रहा था कि जो है मेरे पास फोन जो है वही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बचा हुआ है, जिससे मैं कुछ प्रूव कर पाऊँ। यहाँ पे खड़े रहने का मतलब ये हम लोगों को मार पीट देंगे, ये तो पूरा पक्का है, क्योंकि 10 या 15 लोग थे, 10-12 लोग थे तकरीबन वहाँ पे। तो जो है मैं दौड़ते हुए गया, मेरे हाथ में बाइक की चाबी थी, अपने बाइक की चाबी मैंने अपने भाई के हाथ में पकड़ाई और फोन उसके हाथ से छीना, और वहां से दौड़ते हुए भागा मैं वहां से। फिर दौड़ते हुए भागते 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 जब जैसे ही मैंने फोन छीना, तुरंत जो है एक उसका मेरा ससुर जो है मेरे पीछे दौड़ा कि जो है किसी तरह इसका मोबाइल छीन लिया जाए। थोड़ी देर तक मुझे दौड़ाया भी, तकरीबन आधे किलोमीटर तक। अच्छा। फिर मैं दौड़ते दौड़ते भाग गया, मैं निकल गया। फिर मेरे भाई ने हाथ छुड़ाया किसी तरह, वो दूसरे साइड में भागा, वो भी निकल गया उधर से। फिर मेरे फादर थे, वो थोड़ा बूढ़े थे, तो वो नहीं निकल पा रहे थे वहां से, तो उनको उन सबों ने पकड़ लिया। लड़कियों ने पकड़ लिया और लड़कियों ने पकड़ करके जो है मतलब बॉडी में चिपक करके और जो है खींचातानी करने स्टार्ट कर दिया। और एक लड़का जो है उसकी वीडियो बना रहा था उस दूसरी साइड में, ताकि जो है इसके ऊपर छेड़खानी का केस डाला जाए। अरे बाप रे। अच्छा। तो इस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद फिर जो है अब मेरे भाई को, मैं तो भाग गया क्योंकि मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास दूसरे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे थे प्रूव करने के, तो मैं मोबाइल लेके भाग गया। लेकिन मेरे भाई को देखा नहीं गया, तो उसके पास तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ, तो उसने कहा कि चलो मैं तो चलता हूँ, तो अपने फादर को छुड़ा लूँ वहां से। तो वो आया अपने फादर को छुड़ाने, तो मेरे फादर को उन सबों ने सड़क पे ही ढकेल दिया। पूरी ड्रामा जो है पूरा सड़क पे ही ऐसा हो रहा था, और सड़क पे धक्का दे दिया मेरे फादर। पूरी गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, मेन रोड था वो, पूरा रुक गया, पूरा जाम पड़ गया, पूरी भीड़ लग गई वहां पे। अरे बाप रे। एकदम पूरी भीड़ लगी। और भीड़ लगने के बाद फिर जो है मेरे भाई ने छुड़ाना चाहा, तो छुड़ाने के बजाय उसको लड़कों ने पकड़ लिया और पकड़ करके घसीटते हुए वहां से लेकर के गए घर में अंदर। घर में अंदर लेकर के गए और उसके बाद फिर शटर डाउन कर दिया। उसके बाद उसको चेयर पे बैठा दिया। उसके बाद मेरे साले ने उसको वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, वो जो वेट लिफ्टिंग वाला होता है इसका पत्थर था, उठा करके उसको सर पे मारने जा रहा था ऐसे कि मार करके मैं मार डालूंगा इसको। अरे बाप रे। हाँ। उसके बाद तभी उसी टाइम मेरा ससुर जो है उसको रोक लिया हाथ से कि नहीं मारो नहीं, केस बन जाएगा। अच्छा। तो फिर कहता है कि रुको मैं बताता हूँ, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी देखो मैं तुम्हें पुलिस बुलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर रेप के केस भी फाइल करवाऊंगा, और देखना पुलिस आएगी और तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, और हमारा कुछ नहीं करेगी, और तुम्हारे ऊपर जो है अभी के अभी मैं रेप केस फाइल कराऊंगा। देखो मैं कैसे गेम खेलता हूँ अभी। तुम्हें क्या पता है, मैं मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करता था, और यूपीएससी की तैयारी में वहाँ पे पता है ढेर सारे वकील रहते हैं, मुझे यही सिखाते थे। और तुम्हें ये क्या पता है, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता, मेरी अपनी बुआ मेरे घर में बैठी हुई है, पता है तुमको,
उसके नाम पे मैंने जो मेरा फूफा था उससे प्रॉपर्टी मैंने हड़पा है। अच्छा। और उसी लड़की की शादी में तुम आए थे, ठीक है। और जिस लड़की की शादी में तुम आए थे उसका भी प्लान ऐसा ही है, उसके नाम पे भी मुझे ऐसे ही करना है, और इसी तरीके से वहां से इसी तरह से उसका भी ऐसे चुट्टा चुट्टी करा करके उससे भी पैसे हटने हैं। और देखिए, उस लड़की का रियल में सेपरेशन आजकल हो गया उस लड़की का। बराबर मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त के अंदर में ये एक बिजनेस बन गया है। शादी हाँ, एक बिजनेस बन गया। बंधन नहीं है, बल्कि उन्होंने शायद इसी इंटेंशन से करी थी। लड़की जब आई थी शुरू से घर में निभाने के लिए तैयार नहीं थी, माँ बाप से उल्टा जवाब सवाल करती थी, आर्ग्यूमेंट करती थी, उसे कुछ भी सुनना मंजूर नहीं था, इस तरीके का एटीट्यूड था। निगेटिव एटीट्यूड के साथ भी इन्होंने थोड़े दिनों तक निभाया। वो माँ बाप के साथ रहने को तैयार नहीं थी, तो ये इन्हें अपने साथ बेंगलोर में रहने लगे। शादी हुई, बच्चा हुआ, ये रहे कुछ समय तक, इन्होंने एडजस्ट किया बहुत टाइम तक। लेकिन उसके बाद में उसका मन में जो इंटेंशन थे, प्लानिंग शायद चलती थी, और भाई और माँ सब मिले हुए थे, और उन्होंने उसको ज्वेलरी के साथ, बच्चे के साथ बुला लिया, और बच्चा और ज्वेलरी रख करके अब वो इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ। गुप्ता जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके ऊपर में क्या क्या केस चलते हैं और क्या भी स्थिति है? तो अभी मैं उसके बाद अपना केस पे आ रहा था। हुआ ये कि उस दिन फिर पुलिस बुलाई, इन लोगों ने पुलिस बुलाने के बाद फिर जो पुलिस आई वहाँ पे, उन लोगों ने हम ही को गालियाँ दी, दो चार बातें बोले घर पे वहाँ पे। उसके बाद मैं तो दौड़ते दौड़ते किसी तरह पुलिस स्टेशन पे पहुंचा। वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे केस फाइल करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, वहाँ पे मेरा कोई केस फाइल नहीं किया उन लोगों ने, और नहीं तो मेरे को उठा करके लॉकअप में बंद कर दिया। तो मैंने कहा सर मेरे को किस बेसिस पे यहाँ पे लॉकअप में बंद कर रहे हो, ये सारी चीज बताई मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे। पुलिस की फाइनली उन लोगों ने हम्म, कोई सुनवाई। मैंने कहा सर मेडिकल तो करा दो कम से कम, हमारा मेडिकल कराओ, मेडिकल करा करके फिर जो है इस चीजों को आगे बढ़ाओ, आप जो करना चाहते हो आप। तो correct। कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, और जो है ये लड़की का मामला है, पारिवारिक मामला है, और जो है हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो आप लड़की को लेकर के जाओ। मैंने कहा सर मैं अब लड़की को अभी लेकर के जाऊंगा, मैं लेकर के जाना चाहता हूँ, अभी के अभी भेज दो आप। उसके बाद फिर उसने उस दिन कुछ नहीं किया, कहा कि ऐसा है, आप लोग 4 घंटे बैठाने के बाद हम लोग को घर भेज दिया। और बहुत ज़्यादा तो चोटें नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी जो है चोटें लगी थी हमें मतलब मेरे भाई को, मेरे फादर को चोटें लगी थी ज़्यादा। तो जो है वो लोगों का मेडिकल वगैरह कराया नहीं उन लोगों ने, फिर कहा कि दूसरे दिन आओ तब हम लोग कुछ आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो है दूसरे दिन फिर बुलाया वहाँ पे, तो दूसरे दिन बुलाया तो सारी बातें हम लोगों ने बताई। तो फिर अब हुआ ये कि जो है आप लड़की को लेकर के जाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप अभी के अभी विदा कराइए, हम लेकर के जाना चाहते हैं। तो उस लड़की ने साफ सीधा मना कर दिया, कहती है कि नहीं मेरे को नहीं रहना। मैंने कहा सर आप इसको नोट क्यों नहीं करवाते, आप अभी के अभी रिपोर्ट बनवाओ ना कि वो लड़की नहीं रहना चाहती है, तो लिख करके दिलवाओ आप। कल को ये फिर आकर के आपके थाने में कहेगी कि भैया केस फाइल करना है, आप फिर उसी की केस भी फाइल करोगे। मेरे को बताओ क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो आप, लिखवा कर क्यों नहीं रहे। तो उसके बाद फिर उसने जबरदस्ती करके लिखवाया, फिर लिखवाने के बाद फिर क्या करता है कि जैसे ही लिखवा करके दरोगा अंदर गया, तुरंत जो लड़की का भाई ने वो पेपर खींच लिया हाथ से पुलिस वाले का और फाड़ दिया तुरंत वहीं के वहीं। अच्छा। तो वहीं फाड़ के फेंक दिया, और वहीं फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा कि भैया ये पेपर क्यों फाड़ दिया तुमने। तो उस पे कहता है, उस पे उसके बाद फिर वो पुलिस वाला बाहर आया, फिर कहता है ऐसा है घर जाओ यार, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जाओ घर जाओ। उसके बाद कोई केस फाइल नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है मैं एक दिन फिर मैं गया वहाँ पे थाने पे गया, फिर मैंने पुलिस वाले से बोला, SHO से बोला, ये सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि ऐसा है भाई देखो इसमें कुछ होता नहीं है, जाकर के सेक्शन 9 का केस फाइल करो, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट में हम जो है अभी दहेज का मुकदमा, रेप का मुकदमा सब फाइल कर देंगे तुम्हारे अगेंस्ट में। मैंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं होता है, किस बेसिस पे फाइल करोगे, क्या सबूत है, क्या चीजें हैं। तो कहता है कि उसने बुलाया था ना पुलिस वाले को, तो पुलिस बुलाया था तो हो गया केस फाइल। बिल्कुल सही है। ऐसे कैसे हो सकता है। साइडेड पूरा पैकेज चलता है, जहां पर कुछ भी हो या ना हो केस किया जा सकता है। देखिए आपके साथ में कितना षड्यंत्र रच के सारे झूठे तरीके से सबूत जुटा कर। तो मैं गया वहाँ पे कोर्ट में जाकर के मैंने 2 केसेस फाइल करवाने के लिए सोचा कि एक फाइल करवाऊंगा जो हमारे साथ मारपीट हुई है, और दूसरा जो है मैंने सोचा कि जो है वो सेक्शन 9 फाइल करवा देंगे। तो सेक्शन 9 तो फाइल हो गया, दूसरे वाला जब मैंने कहा तो वो एडवोकेट कह रहा है कि मेरे को 2 ऐसे गवाह चाहिए जो वहाँ के रहने वाले हों और जो आपके अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट में गवाही दे सकें। तो मैंने कहा कि सर मैं ऐसी गवाह कहाँ से लाऊंगा, वो तो उनका मोहल्ला है, तो फिर वो कौन गवाही देगा उनके अगेंस्ट में। तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए होगा, नहीं तो मैं फाइल ही नहीं करूंगा, हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये सारा कुछ सोच समझ करके फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर सेक्शन 9 का केस फाइल हो गया। उसके बाद फिर मैंने ईमेल लिखना स्टार्ट कर दिया। ढेर सारे ईमेल्स लिखे मैंने, ढेर सारे रजिस्टर्ड लेटर्स भेजे, ये ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। लेकिन किसी से सारा क्वेश्चन आता था वहीं गुलरिया थाने पे जाकर के सारा मामला बंद हो जाता था। तकरीबन ये मसला तकरीबन 6 महीने तक लगातार चला। 6 महीने लगातार चलने के बाद जो है उस बीच में मैंने जगह जगह वो सेक्शन 9 वाला जो केस चल रहा था उसमें 4 या 5 नोटिस रिलीज हुए। उस नोटिस के बेसिस पे वो सेक्शन 9 में हाजिर नहीं हुई लड़की। 1 फरवरी 2025 को कोर्ट ने यह मान लिया कि भाई वो लड़की नहीं आ रही है। 5 साल मेरे को ऐसा झेला गया और 5 साल के बाद ये माना कोर्ट ने कि भाई वो लड़की नहीं आ रही है। तो अब उस पे भी ये एक्स पार्टी की डिग्री नहीं दे रहा है। ये कहते हैं कि भाई आप जाइए उनके घर पे, उस लड़की को लेकर के आइए जिसने आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की। अच्छा। या मारपीट किया। वाह वाह। घर पे अब उस लड़की को लेकर के आइए, क्योंकि हाँ, तो तब जाकर के अब आपको डिग्री मिलेगी इसकी। अब यहाँ पे ये मैटर अटका हुआ है। अब उसके बाद फिर वो नवंबर 2020 के बाद नवंबर 2020 के एंड में उसने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया था, मेरा सेक्शन 9 चल रहा है उधर, उसमें हाजिर नहीं हो रही है। उधर नवंबर 4 महीने के बाद नवंबर 2020 में सेकंड साइड से जाती है। पहले तो थाने पे दौड़ी, तो मेरे सेक्शन 9 के लेटर पड़े हुए थे जिसकी वजह से वहाँ पे फाइल नहीं हुआ केस उसका। उसके बाद फिर जो है ये पहुंची यहाँ पे कोर्ट में गई, किसी वकील से सलाह लिया। वकील ने इसको गाइड कर दिया कि भाई ऐसा है, सबसे पहले तुम डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो ताकि वो जो उसने सेक्शन 9 डाला हुआ है वो खारिज हो जाए, उसका कोई मीनिंग ना रह पाए और उसमें हाजिर मत होना। हाँ, तो भाई उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। और केस फाइल करने के बाद फिर ये चीजें चलने लगी। डोमेस्टिक वायलेंस के उसके केस फाइल करने के बाद मैंने एक आरटीआई फाइल की डीएम के ऊपर अपने सिटी के, कि मैंने ये ढेर सारी ईमेल्स और ढेर सारे रजिस्टर्ड लेटर भेजे थे। तो उसमें 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे। पहला तो ये कि एक फैमिली मैटर का जो आप समझते हैं, तो इसमें मेरे को उसकी रिपोर्ट दे दीजिए। दूसरा मेरे को ये बता दीजिए कि जो है ये अगर जो मारपीट का मैटर हुआ है, ठीक है, मारपीट का मैटर जो हमारे साथ हुआ था वहाँ पे, उस पर आपने क्या एक्शन लिया है। तीसरा मैंने पूछा कि जो है जैसा कि हमारे बीच में एक बच्चा है, वो 6, 7, 8 महीनों से मैंने इसको देखा है नहीं है, और काफ़ी टाइम से पता नहीं वो लाइव है कि नहीं है, क्या मेरे को मिलने का कुछ बंदोबस्त उसमें ऐसा करा दीजिए ताकि मैं उस बच्चे से कम मिलता रहूँ। उसके चौथा मैंने क्वेश्चन ये लिखा, बीइंग एज ए डीएम, इफ यू आर फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ केसेस, व्हाट एक्शन you used to be take in the general action. So मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कि इस पे एक लेटर इनिशिएट किया उसी थाने को, जिस थाने ने मुझे उस दिन मार के भगा दिया था कि भैया हम केस कोई नहीं फाइल करेंगे। फिर उसके बाद वो लेटर गया उसके पास, और वहाँ से दरोगा एक हमारे घर पे आया। हमारे घर पे आया कि वो कहता है कि भाई ऐसा है कि आप जैसा बताइएगा वैसा मैं कर दूंगा, और ये लेटर डीएम के पास से आया हुआ है, आप जैसा बताइए, एफआईआर फाइल करनी है, क्या करनी है, कैसे करना है, करवा दीजिए। तो मैंने कहा कि सर देखिए ऐसा है, ये कुछ मैटर 6-8 महीने का हो चुका है, तो अगर जो आप एफआईआर फाइल भी करने जाते हैं तो किस बेसिस पे आगे एफआईआर फाइल करेंगे, ये बताइए मुझे। क्या आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है, किस बेसिस पे। 6 महीने के बाद तो फिर ये नॉर्मल केसेस के छोटे मोटे केसेस हैं, तो इनका तो इनकी तो कोई औकात भी नहीं बनती कि जो आगे कंटिन्यू कर किया जा सके। और 6 महीने 8 महीने के बाद आप फाइल करने जा रहे हैं, उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट क्या लगाएंगे आप। कोई आंसर नहीं था, कहता बस मैं फाइल कर दूंगा, सब मैं फाइल कर दूंगा। तो फिर एक दिन एक घटना फिर हुई। फिर क्या हुआ कि जो है मैं एक दिन रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ गाली गलौज मारपीट करने की कोशिश की उसके भाइयों ने। तो उस दिन हुआ ये सारा कुछ। तो फिर जो है ये सारा लेकर के मैं फिर वहीं थाने पे गया। तो थाने वाला दरोगा जो है उसने कहा ठीक है मैं फाइल कर देता हूँ। फिर उसने केस एफआईआर एक फाइल कर दी। तो उसके घर वालों के अगेंस्ट में एफआईआर जो है उसके घर वालों के 10 लोगों के नाम पे, वो पुराना वाला और ये वाला दोनों लेकर के फाइल कर दिया उन्होंने। तो फाइल करने के बाद फिर जो है ये केस एक फाइल हुआ मार्च 2021 में, जो कि 504, 506, 323 और 147 के मैटर में उसके घर वालों के 10 लोगों के नाम पे फाइल हो गया। तो ये 3 केसेज हो गए। अभी तीसरा जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो केस था
हाँ उसमें जी। जब मुझे पता चला इस नोटिस के बारे इसके बारे में। हाँ, बोलिए, बोलिए। तो ये जो तीसरा वाला केस था वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जो कि उसने कोर्ट में फाइल किया हुआ था। तो जब दरोगा जब मेरे पास आया था एफआईआर फाइल करने के लिए, तब उसने बताया मुझे कि ऐसा है। मैं जब उनके घर तफ्तीश के लिए गया था तो मुझे पता चला कि जो है वो लोगों ने एक आपके ऊपर ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो आप इस कोर्ट पे जाकर के पता करिए। तो जब मैं जाकर के वहाँ पे फाइल देखी तो फाइल मैंने देखी तो उसमें ऑलरेडी 3 या 4 डेट निकल चुकी थी। और ये जो तकरीबन फरवरी मार्च या अप्रैल में मुझे पता चला इसके बारे में, तो 3 या 4-5 डेट निकल चुकी थी। और उसमें मैं देखा तो जो 2-3 डेट पे लड़की वो आई हुई थी, और उसके बाद फिर 2-3 डेट से आ नहीं रही थी लड़की। तो मैंने वो केस के बारे में सारा कुछ जब स्टार्ट से एंड तक देखा, तो उसमें मुझे पता चला कि उसमें 6 नोटिस की कॉपीज लगी हुई है। वो 6 नोटिस के बारे में जब मैं निकाला, तो मैंने फिर अपने सेफ इंडिया फैमिली में किसी 2-4 बंदों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि वो नोटिस पहले देखो आपको डिलीवर हुई कि नहीं हुई है। तो मैंने इंटरनेट पे देखा तो सारी की सारी डिलीवर हुई थी। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि नोटिस आपको मिली होंगी तब तो मैंने कहा कि नोटिस नहीं मिली है। फिर उन्होंने कहा कि फिर ये नोटिस मिस कराई गई है, अच्छा, और ये यूजुअली वहाँ के एडवोकेट्स कराते हैं अच्छा। कोर्ट में। दोस्तों, तो ये जो है क्या होता है, कानून, पुलिस, महकमा, इवन पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ एक पूरा गिरोह है जिसके अंदर में पुरुष को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए हम बार-बार ये कहते हैं कि पुरुष आयोग जरूरी है। गुप्ता जी, हमें आज की सिचुएशन बताइए कि आज क्या चलता है और आपको इतनी हिम्मत कैसे मिली? आपने कैसे इतना संघर्ष किया? मेरा संघर्ष करने का सबसे बड़ा चीज़ मुझे जो भी हिम्मत मिली वो मुझे मिली सेफ इंडिया फैमिली से, और कुछ सामाजिक दोस्तों से मिली मुझे ये हिम्मत कि मैं आज भी मैं एक स्टैंड करके मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अपनी चीज़ों को आगे चला पा रहा हूँ। तो पहले जब इनिशियल में मुझे इसके बारे में जब पता चला, तो मैंने कुछ लोगों से, जब सेफ इंडिया फैमिली में कुछ लोगों से जब ये इसके बारे में जानना चाहा, कानून क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो लोगों ने मुझे बताया कि केस ऐसे ही झूठे फाइल होते हैं, और फाइल होने के बाद फिर जो है किसी भी बंदे के ऊपर ये फाइल होने के बाद फिर पैसा बंध जाता है, और उसमें ऐसे इस तरीके से पैसे बनते हैं कि यहाँ तक कि उस लड़की के कोर्ट आने जाने का खर्चा, उस लड़की के वकील का खर्चा, उस लड़की के खाने पीने रहने का खर्चा, जब तक केस चलता है तब तक जो है उस हस्बैंड से लिया जाता है, जो कि इनोसेंट है, जिसका कोई भी प्रमाण अभी तक उस लड़की ने दिया नहीं है कि रियल में उस लड़की के साथ कुछ रियल में कोई ऐसी घटना हुई है। वो केवल एक एप्लीकेशन फर्जी फाइल करके, और ये सारी चीजें ऐसी कोर्ट में चलती रहती। रियली हमारी और जब ये चीजें बना है कि इस तरीके से कैसे पुरुषों को फंसाया जाता है, जैसा इन्होंने बताया कि सचमुच इनोसेंट। अब इन्होंने जिस तरीके से शादी करी थी, लाइफ में पहले ही स्ट्रगल किया था, एक नई शादी हुई, बड़ा खुश थे, और एक पढ़ी लिखी महिला आई तो ये और खुश थे कि चलो हमारी जिंदगी आगे अच्छे बढ़ेगी। तो न केवल अपने हस्बैंड को साथ देना, अपने परिवार के साथ में साथ देना, ससुराल के साथ ना देकर के उन्होंने मायके को साथ दिया, और मायके की जो प्रताड़ित तरीके से उन्होंने चल रही थी, गिरोह में जो षड्यंत्र चल रहा था, उसमें इन्होंने इनको फंसाया, इनके बूढ़े माँ बाप को फंसाया, इनके भाई को। और कितना तरीके से, मतलब बड़ी शर्मनाक बात है जिस तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया। गुप्ता जी, हमें आपके साथ में बहुत हमदर्दी है, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक हैं, लोगों के लिए क्या वो मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसे यंग कई लोग हैं जो इस तरीके की प्रताड़ना झेल रहे हैं, और ज्यादातर लोग मन में, दिमाग में ये सोचते हैं कि कहीं मैं अपनी ही जीवन लीला न समाप्त कर लूं क्या, इससे परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ इस पे कि अगर जो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो अगर जो आप मैरिज के लिए अगर जो आप अग्री हो रहे हैं, तो पहले बात तो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं कि रियल में आप उस मैरिज को निभा पाएंगे
या नहीं, पहले सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे पहले आपको उस लॉ को जानना पड़ेगा कि अगर जो कोई ऐसी बात हो जाती है या फिर कोई ऐसी बात नहीं भी होती है या फिर ऐसा कोई परिवार आपके साथ मिल जाता है और आपको कोर्ट में ले आकर के घसीटता है, तो क्या आप रियल में इस सिचुएशन में हैं कि जो है आपने जो 8 साल या 10 साल अपने करियर को बनाने में बिताए हैं, वो अगला 10 साल आपका जो है उस करियर को कोर्ट में ले आकर के घसीटा जाएगा और आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि इतना घसीटने के बाद और जो है आप इस कंडीशन में रह पाएंगे कि जो है आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसा बेच करके और जो है क्या आप उस महिला को खर्चा दे पाएंगे? अगर जो आप ऐसी सिचुएशन में हैं तब तो जा करके आपको शादी करनी चाहिए। अगर जो आपको ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपको अपने दिमाग से शादी का ख्याल निकाल देना चाहिए और बेटर होगा। मैं तो यही हाँ बोलिए। तो इवन मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर जो टेक्नोलॉजी अगर जो आगे ऐसी जा रही है तो टेक्नोलॉजी ऐसी भी होनी चाहिए कि जो है एक आदमी, जैसे आज की डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो रहा है, तो आज की डेट में ऐसा भी होना चाहिए कि जो है कहीं से कोई टेक्नोलॉजी मिले तो बच्चा पैदा करने वाला का जो पुरुष के हाथ में है तो वो कुछ ट्राई करे, ऐसा हो जो है शादी ना करके वो वहाँ से बच्चा पैदा करके अपना वंश बढ़ाए, वो उसके लिए ज़्यादा सेफ होगा और ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि देखिए, यदि आज का जो मानव है, आज का जो युवा है, यदि यही सोचने लगा कि शादियां सफल नहीं होती, शादियां सक्सेसफुल नहीं होती। पहले के जमाने में, बहुत पहले 20-30 साल पहले कहा जाता था लव मैरिज नहीं चलती, लेकिन अरेंज्ड मैरिज कभी लोग नहीं बोलते थे कि डिवोर्स होते हैं या तलाक होते हैं, किसी तरीका का केस होता है। लेकिन आज अरेंज्ड हो या लव, हर दूसरी मैरिज के साथ में ये प्रॉब्लम है। घर घर में कहानी है, क्योंकि शायद मीडिया ने हमें, वेब सीरीज ने हमें, वेस्टर्नाइजेशन ने हमको लड़कियों के अंदर में ये भर दिया है कि तुम फेमिनिज्म हो, तुम इक्वलिटी हो और तुम्हारे पास में ये राइट्स हैं कि तुम इसका फायदा उठा सकती हो। और औरत बिल्कुल भी नहीं चूकती उसका फायदा उठाने से। उसे आगे की अपनी जिंदगी की, अपने वंश की, अपने बच्चों की परवाह नहीं होती। वो सब चीजों को दांव पे लगा करके एक मासूम पुरुष को उसका मोहरा बना करके उससे बस एलिमनी लूटने का ही काम करती है। गुप्ता जी, हमारी सांत्वना आपके साथ में है और हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपना केस निपटाएं और आगे अपनी जिंदगी की सुध लें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अभी मेरे पास एक और केस जो कि अभी रिसेंट फाइल हुआ 498 का, वो लड़की जब दौड़ते दौड़ते जब पुलिस थाने से कहीं से नहीं हो पाया तो फिर वो कोर्ट में गई है और कोर्ट में जाकर के उसने मेरे फादर के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर रेप के आरोप लगाए हैं और जो है गंदे केस जो है जाकर के कोर्ट से फाइल किए हैं। कोर्ट से फाइल करने के बाद फिर मैं उसके पीछे भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और तकरीबन जो है मुझे झेलते हुए तकरीबन ये 5 साल हो गया जो कि मैं कोर्ट में सफ़र कर रहा हूँ, जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि वो लड़की आ ही नहीं रही है, उसका वकील आकर के उल्टे सीधे पेपर डाल के चला जाता है। बस ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं समाज से पूछना चाहूंगा, मैं न्याय व्यवस्था से पूछना चाहूंगा कि जब एक आदमी को इतना प्रताड़ित किया जाता है तो वो क्यों ना अतुल सुभाष बने, क्यों ना पुनीत खुराना बने, क्यों ना मानव शर्मा बने। 5 साल से वो बंदा इतने केस झेल रहा है और ऊपर से अभी इन्होंने बताया कि और भी 2 केस हो गए, 498 का केस। बहुत जल्दी ही हमें जगने की जरूरत है और न्याय व्यवस्था यदि चेंज नहीं हुई तो आने वाले समय में घर बनने से पहले ही टूट जाएंगे, शादियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारा हिंदू समाज ओवरऑल एक बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। थैंक यू। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में दोबारा से मुलाकात होगी और एक नए शख्स के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद। Thank you so much, sir. It is really appreciable. You have taken me in this bench where I have explained those all things. But I'm really suffering. I still don't know how many years still I need to go forward with this case. We really wish you all the best, and we would like to support you in all the ways what we can. And really you are doing great job. आप जिस तरीके से चट्टान बन के ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, हम यही आपको विश करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से लड़ते रहिए, बिल्कुल हारिए मत, थकिए मत और मायूस मत होइए। हम सब आपके साथ हैं, सेव इंडिया फैमिली आपके साथ है। थैंक यू।